ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। अकाल का ये चौथा वर्ष था। किसी के भी घर में अनाज के दाने तक नहीं रह गए थे। लोग गांव से निकलकर आसपास के जंगलों में जाते और कंदमूल ढूंढते। काल का विकराल तांडव नृत्य हो रहा था। पूना के पास देहू नाम का एक गांव, उस गांव में भी साहूकार की एक दुकान। साहूकार कहीं दूर से थोड़ा अनाज लाया था। एक ही दिन में सारा अनाज बिक गया। साहूकार उदार मन का था। उसने विपत्ति के समय में अपना घर भरने की नहीं सोची। उसने गांव भर में कहलवा दिया कि साहूकार के यहां अनाज आया है, सभी लोग पहुंच जाएं और अनाज ले जाएं। जिनके पास था और जिनके पास कुछ नहीं था, साहूकार ने सबको अनाज दिया, किसी को निराश नहीं किया। दुकान का जब सब अनाज उठ गया, तब एक स्त्री आई और रिक्त हुई दुकान को निहारने लगी। उधर साहूकार भी विवश था। स्त्री की याचना भरी आंखों को देखकर साहूकार उठा और उसने बिखरे दाने समेटने प्रारंभ कर दिए। इस समेटा समेटी में स्त्री अचेत हो गई और उसकी कुछ देर बाद मृत्यु हो गई। साहूकार के अंतःकरण से एक अभंग फूट पड़ा, जिसका अर्थ है, एक स्त्री अन्न अन्न करती हुई भूख से तड़पती देह छोड़ गई। लज्जा से मेरा माथा धरती में गड़ गया। मैं भी क्या करूं, इस दुख से ऊब गया हूं। सारा व्यवसाय चौपट हो गया है। ये अभंग कहने वाले साहूकार तुकाराम थे, जो आगे चलकर धर्म के सच्चे प्रतिनिधि बने। संत तुकाराम को व्यवसाय के चौपट हो जाने का दुख नहीं था। दुख था लोगों के भूख से तड़प तड़प कर मरने का। उनकी इस संवेदनशीलता ने उन्हें महान संत बनाया। तुकाराम के जीवन में कितनी ही विषमताएं आईं, परंतु उन्होंने तो सीख रखा था, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों एक समान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। इस सीख को उन्होंने जीवन भर अपने आचरण में उतारा। तभी साहूकार तुकाराम बने संत तुकाराम। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुसुम लता सिंह की लिखी कहानी छोटी चींटी की बड़ी दावत। कहानी सुना रही हैं कहानीकार कुसुम लता सिंह। छोटी चींटी की बड़ी दावत। कहानी कुछ यूं है कि इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। पिछली बार ही बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई थी। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर एक जगह तब इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते ही हो, इस साल भी पानी नहीं बरसा है। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करिए। यह कहते हुए जानवर रोने बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला,
धरती के ऊपर तो अब सचमुच कुछ बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनते हैं कि ज़मीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा जाए तो कैसे खोजा जाए। भीड़ से बिल से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि ज़मीन के नीचे खाने और पीने की चीज़ों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि ज़मीन के नीचे खाने का भंडार है, खाने का भंडार है। अरे होगा, जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का है भंडार। तभी खरगोश से पूछा गया, सुना है कि ज़मीन के नीचे भी खाने पीने की चीज़ें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे, क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। ज़मीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचाकर ज़रूर रखना चाहिए। यह सोच कर कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोले, मैं रिरियाने वाली इस छोटी छोटी चींटी को तो देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी तो बात पूरी करने दें। चींटी ने फिर हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपनी बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। यह कहते हुए चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने अपने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिघाड़ कर बोला, ओ चींटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि उस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई है, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते होते लोगों ने देखा कि यह क्या, देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीज़ें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगी। देखते ही देखते वहाँ पर खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सबको भूख तो लगी ही थी। जानवरों ने छक कर चींटियों की यह बड़ी दावत उड़ाई। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर इस दावत के बाद जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करिए कि कभी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाएंगे। और सभी ने यह शपथ ली। इधर आकाश के बादलों ने चींटियों का यह परिश्रम देखा और उनका दान देखा, उनकी दावत देखी, जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल आसमान में छा गए और खूब झमाझम पानी बरसने लगा। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड की झुंड चींटियाँ अपने बिलों से बाहर निकलने लगें तो समझिए कि पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आए झमझम पानी लाए, काले बादल आए झमझम पानी लाए। और तब से चींटियाँ जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद होती है तो वे फिर परिश्रम से खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करने लगती हैं, क्योंकि न जाने फिर जानवरों की दावत करनी पड़ जाए तो छोटी चींटी की यह चिंता रहती है। छोटी चिंटी की बड़ी दावत।
अभी आप सुन रहे थे कुसुम लता सिंह से उनकी लिखी ये कहानी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल जुहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि ईद उल जुहा मित्रता और त्याग की भावना का प्रतीक है। ये पर्व हमें सभी की बेहतरी के लिए एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस त्योहार से हमें एक न्याय संगत, समानता आधारित और सम्मिलित समाज के निर्माण की सीख लेनी चाहिए। श्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दीं। आज देश भर में ईद उल जुहा या बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। महामारी की वजह से मस्जिदों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए विशाल और कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी स्वच्छता के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। भारत में अब तक 10,94,374 लोग कोरोना विषाणु से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 36,569 लोग रोग मुक्त हुए हैं। दिल्ली में रोग मुक्ति की दर सर्वाधिक यानी 89.18% है। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में देश भर में 5,25,689 जांचें की गईं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जांचें की जा रही हैं। भारत में मृत्यु दर 2.15% से कम है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। आज से देश में अनलॉक 3 की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ राज्यों में रात के लिए निषेधाज्ञा अभी भी जारी है। लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने, शैक्षिक संस्थानों के खुलने, मेट्रो और पहले से निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर 31 अगस्त तक पाबंदी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सीमा पार गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी का जवाब दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता और भूटान में राज्य क्षेत्र संबंधी इसके दावों से चीन की मंशा का पता चलता है। ईरान के सड़क और शहरी विकास उपमंत्री मोहम्मद रस्ताद के अनुसार भारत चाबहार पत्तन का संचालन शुरू करने के लिए निर्माण और आवश्यक उपकरणों को तैयार करने का कार्य कर रहा है। चीन ने महामारी की वजह से हांगकांग में स्थानीय चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को लेकर स्वायत्त क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर मिलेगा। यह मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः
बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया। असुर सुरा विष संकर है, आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्षन हिय कछु धरहु। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम केहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिहिय, प्रभु बहु बिनते कीन्हि। निज माया कै प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन्हि। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे।
तुझहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मही बिचरहु जाई, अबन तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निसाचर कालहि पाई। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है अफ्रीका में चीन का बढ़ता निवेश, चिंता का पहलू। आलेख प्रोफेसर अपराजिता विश्वास का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। एशिया की दो उभरती शक्तियां चीन तथा भारत अफ्रीकी महाद्वीप के लिए नई नहीं हैं। हाल के वर्षों में इनकी उपस्थिति के साथ दोनों ही देश के अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घ निर्मित ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के साथ नए सिरे से चीन तथा भारत का जुड़ाव ऐसे समय में हुआ है जब समूचे अफ्रीका में व्यावसायिक वातावरण में सुधार हुआ है तथा अफ्रीका में बाजार बढ़ने के कारण यहाँ रुचि बढ़ी है। बहरहाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंतर्गत अफ्रीका की मूलभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में इसके विशाल तथा अत्यधिक निवेश पर हाल के वर्षों के चीन अफ्रीका के संबंध पूरी तरह से केंद्रित हैं। अलग अलग अफ्रीकी देशों पर इन निवेशों के निहितार्थ गंभीर हो सकते हैं। चीन प्राचीन सिल्क रोड को फिर से प्रारंभ करना तथा जमीन और समुद्री मार्गों के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप के साथ खुद को जोड़ना चाहता है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में चीन अफ्रीका अनुसंधान संस्थान CARI की खबरों के अनुसार चीन की सरकार के एक्सिम बैंक तथा इसकी कंपनियों ने
2000 तथा 2017 के बीच एक साथ अफ्रीका को लगभग 143 बिलियन डॉलर के ऋण दिए हैं। इनमें से अधिकतर ऋण बड़ी आकार वाली मूलभूत परियोजनाओं के लिए हैं। BRI के साथ जुड़ी अधिकतर गतिविधियों को चीन द्वारा अपने व्यापार तथा ऊर्जा मार्गों को भिन्न करके अपनी रणनीतिक संवेदनशीलताओं को कम करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जबकि इसे पूर्व अफ्रीकी क्षेत्र के तटीय राज्यों में विस्तारित व्यापार तथा मूलभूत संरचना के निवेशों के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के रूप में भी देखा जा सकता है। इन प्रयासों के केंद्र में संपर्क के नए समुद्री मार्गों को खोलने की चाल तथा विश्व भर में चीन के रणनीतिक बंदरगाहों की पहुंच बनाना शामिल है। इस परिदृश्य में पूर्व अफ्रीकी देशों ने समुद्री सिल्क रोड में एक संपर्क के एक केंद्रीय बिंदु को विकसित किया है, जिनका संपर्क चीनी कंपनियों तथा ऋणदाताओं द्वारा वित्त पोषित तथा योजनाबद्ध और निर्मित बंदरगाहों, पाइपलाइनों, रेलवे तथा बिजली संयंत्रों से है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और समुद्री सिल्क मार्ग परियोजना MSR के अंतर्गत चीन ने केनिया को एक मुख्य समुद्री केंद्र बिंदु के रूप में चिन्हित किया है। इसके लिए इसने रेलवे के आधुनिकीकरण, केनिया से दक्षिण सूडान तक पाइपलाइन का निर्माण, लामू बंदरगाह तथा संबंधित मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर के निवेश किए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व अफ्रीका में 2 मुख्य BRI परियोजनाओं की स्थापना करने में चीनी कंपनियों ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ये निवेश मोम्बासा को नैरोबी से जोड़ने वाले मानक गेज रेलवे तथा अदीस अबाबा से जिबूती तक इलेक्ट्रिक रेलवे की स्थापना करने के लिए किया गया है, जहां चीन गहरे जल के रणनीतिक बंदरगाह में हिस्सेदारी के साथ अपने पहले समुद्री नौसैनिक ठिकाने की स्थापना कर चुका है, जबकि इसके अलग अलग देशों में अच्छी मूलभूत संरचनाओं के निर्माण संबंधी अफ्रीकी देशों के लक्ष्य को BRI के अंतर्गत चीनी परियोजनाओं द्वारा आश्वस्त किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर अफ्रीकी देश ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं। इसके अलावा 2020 में कोविड-19 महामारी ने सब सहारन अफ्रीका को 5.1% की नकारात्मक विकास दर में पहुंचा दिया है। चीन के ऋण वितरण में पारदर्शिता की कमी तथा इसके नियम और शर्तें तेजी से एक अन्य चिंता का कारण बन रहे हैं। इसके साथ ही ऋण जाल राजनय की रणनीति से संबंधित बहस शिक्षाविदों और अफ्रीका निष्ठों में चल रही है। उदाहरण स्वरूप श्रीलंका तथा पाकिस्तान चीन के ऋण जाल में फंस चुके हैं और दोनों पर हम्बनटोटा तथा ग्वादर बंदरगाह जैसे रणनीतिक संपत्तियों को इसके हवाले करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से अफ्रीकी देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है। अफ्रीकी विश्लेषकों के अनुसार चीन ऋण की अदायगी को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि ये केवल संवेदनशील अफ्रीकी देशों को सस्ते और आरक्षणीय ऋण देकर जमानत के रूप में आकर्षक राष्ट्रीय संपत्तियों को इन ऋणों के बदले लेने में रुचि रखता है। मीडिया की हाल के खबरों में कहा गया है कि चीन ने जाम्बिया को आर्थिक सहायता के बदले में जमानत के रूप में इसकी तांबे खनन की संपत्तियों को देने को कहा है। इस प्रकार चीन अफ्रीका के संबंधों की कांच की शांत सतह के नीचे अंतर्निहित अंतर्धाराएं सुदृढ़ हो रही हैं। दूसरी ओर भारत ने अपनी विदेश नीति के एजेंडे में अफ्रीकी क्षेत्र को एक शीर्ष वरीयता का क्षेत्र घोषित किया है। ये सैन्य सहायता, क्षमता वर्धन तथा प्रशिक्षण सहायता की पेशकश के माध्यम से पूर्व अफ्रीका में हिंद महासागर के तटीय राज्यों तक पहुंच चुका है। 2014 के बाद भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग के कई रूपों को विकसित या पुनर्जीवित किया है। इसने सेशेल्स तथा मॉरिशस जैसे छोटे द्वीप राज्यों के साथ भी सहयोग को बढ़ाया है। भारत मौसम तथा एशिया अफ्रीका विकास गलियारा जैसी 2 परियोजनाओं की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। इनमें से दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ नई दिल्ली के संबंधों तथा व्यापारिक संपर्कों को सशक्त बनाना है। अफ्रीका में भारत के लिए अत्यधिक मित्र भाव है। सशक्त विदेश नीति के उपायों को आगे बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में कूटनीतिक रूप से अधिक सक्रिय रहने का समय आ गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मुख्य वैश्विक देश के रूप में भारत के उत्थान के लिए अफ्रीका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।